हेलो व्यूवर्स, ये है नॉलेज वाइब्स। आज का ये वीडियो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अलग अलग सिद्धांतों से और उनके प्रतिपादकों के नाम भी हम आपको बताएंगे। साथ ही इन सिद्धांतों का जो सार है, जो परिभाषा आप कह सकते हैं, वो आपको बताएंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत ये पीजीटी, टीजीटी इकोनॉमिक्स, एलटी इकोनॉमिक्स, हायर, नेट, जेआरएफ और उन सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं, या जहाँ पर स्टूडेंट जो है वो इकोनॉमिक्स को एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑप्ट करता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का जो इसमें जो पहला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में, वो है लागतों के निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट डिफरेंसेस इन कॉस्ट्स। तो ये सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इन्होंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके होने का एकमात्र कारण है लागतों में निरपेक्ष अंतर। निरपेक्ष अंतर और सापेक्ष अंतर दो वर्ड हैं। तो निरपेक्ष का मतलब ये होता है जब आप जो लागतें हैं आपके देश के अंदर, उनकी तुलना किसी बाहर के देश से ना करें। अंदर ही मान लीजिए आप गेहूं भी उगा रहे हैं, या आप चावल उगा रहे हैं, या आप इंडस्ट्री में चले जाइए, आप कपड़ा बना रहे हैं और आप शूज़ भी बना रहे हैं। तो कपड़े और शूज़ में से जिसकी लागतें कम होंगी देश के अंदर ही, ये देखा जाएगा, तो वो होता है लागतों का निरपेक्ष अंतर। तो इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो एडम स्मिथ ने किया और इन्होंने बताया कि प्रत्येक देश को उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करना चाहिए जिसे वे दूसरे देशों की अपेक्षा अधिक सस्ती दर पर उत्पादित कर सकता है और उसके इन वस्तुओं के साथ विनिमय कर सकता है। ठीक है, अगली बात जो आ जाती है आपकी, वो आ जाता है लागतों के तुलनात्मक अंतर का सिद्धांत, जो कि डेविड रिकार्डो ने किया है। इसे कंपैरेटिव डिफरेंसेस इन कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सिद्धांत है ये लागतों के निरपेक्ष अंतर के मुकाबले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो जो लागतों का तुलनात्मक सिद्धांत है उसमें इन्होंने बताया, रिकार्डो ने, कि लागतों में निरपेक्ष अंतर नहीं बल्कि तुलनात्मक अंतर के कारण दो देशों के बीच जो है वो व्यापार होता है। जब कोई देश किसी अन्य देश के साथ व्यापार करता है तो उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जिसमें उसकी तुलनात्मक लागतें जो हैं वो कम होंगी। इसमें इन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण का उदाहरण है जो पुर्तगाल और इंग्लैंड, दो देशों के ऊपर इन्होंने बताया, और शराब और कपड़े का इसमें उन्होंने उदाहरण दिया। ठीक है, इसके बाद जो अगला सिद्धांत है, इसके बाद जितने भी सिद्धांत मैं आपको बता रही हूँ इनका अलग अलग एक एक सिद्धांत को पकड़कर उनकी मान्यताएं और जो उनकी क्रिटिसिज्म हुए हैं, ये वो कैसे लागू होते हैं, उनके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। इसके बाद अगला आ जाता है अवसर लागत का सिद्धांत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखिए, जो थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये दी थी हेबरलर ने। हेबरलर का क्या कहना है? इन्होंने बताया है कि यदि कोई देश एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, ये जो हम बात कर रहे हैं ये अवसर लागत हेबरलर की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि कोई देश दो वस्तुओं का उत्पादन करता है, मान लीजिए पहली वस्तु है एक्स और दूसरी वस्तु है वाई। तो एक्स वस्तु की जो अवसर लागत होगी, इसको मान लीजिए आप, इसकी जो अवसर लागत होगी वो वाई वस्तु की उस मात्रा के बराबर होगी जो उसे एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए छोड़नी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए 50 यूनिट एक्स वस्तु का उत्पादन हो रहा है और वाई जो है 50 यूनिट वाई वस्तु का उत्पादन कोई देश कर रहा है, लेकिन उसे अब एक्स की जो है वो यूनिट बढ़ाकर 55 करनी है। अब वो चाहता है कि मैं एक्स की 55 यूनिट का जो है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर करूं जिससे मुझे ज़्यादा लाभ हो। तो वो इस 55 को करने के लिए वाई की कितने यूनिट घटाएगा? मान लीजिए वो वाई के 45 ही कर देता है, 45 यूनिट बना रहा है अब। तो जो एक्स वस्तु की अवसर लागत होगी तो ये 50 माइनस 45 इज इक्वल टू 5 यूनिट्स ऑफ वाई, ये होगी। तो ये इन्होंने बताया हेबरलर ने। तो जो अवसर लागत का सिद्धांत है वो हेबरलर का है। इसके बाद एक और
और जो अवसर लागत का सिद्धांत है, एक बात और है इसमें, इसको आप जो अवसर लागत है वो उत्पादन संभावना वक्र के आधार पर मापी जाती है, और उत्पादन संभावना वक्र का ढाल इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो अवसर लागत है इसमें यदि x वस्तु की अतिरिक्त मात्रा को प्राप्त करने के लिए y वस्तु की अपेक्षित मात्रा स्थिर रहती है, समझ गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यदि x की 50 बना रहा है और वो अब चाहता है कि x की 55 यूनिट्स बनाए और y की 50 ही रह जाए, तो ऐसी दिशा में जो उत्पादन संभावना वक्र है वो एक सीधी सरल रेखा के रूप में होता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर जो आपका है x की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए उसे y की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा छोड़नी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए x की 1 यूनिट बढ़ाएगा तो y की 5 यूनिट छोड़नी पड़ेंगी, x की 2 यूनिट बनाएगा तो y की 20 यूनिट छोड़नी पड़ेंगी। जब ये वाली कंडीशन होगी तो उस दिशा में जो उत्पादन आपका संभावना वक्र है वो आपका हो जाएगा मूल बिंदु की ओर नतोदर, यानी कॉनकेव टू ओरिजिन। और अगर x की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए y वस्तु की निरंतर घटती हुई इकाइयाँ छोड़नी पड़ती हैं, तो इस स्थिति में जो है आपका उत्पादन संभावना वक्र होगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। तो ये 3-4 बातें हैं जो अवसर लागत के संबंध में आपको याद करनी है। इसके बाद एक अगला आ जाता है इसमें प्रस्ताव वक्र, ऑफर कर्व जिसे कहते हैं। तो जो ऑफर कर्व है ये एक रेखा गणितीय तौर पर देखा जाता है, और इसको सबसे पहले जो है मार्शल और एजवर्थ ने इसका प्रतिपादन किया। लेकिन अब वर्तमान समय में जो मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत है और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के से लाभों विनिमय दर सिद्धांत हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों से रिलेटेड या विनिमय दरों से संबंधित सिद्धांत हैं, उनका आधार जो है प्रस्ताव वक्र है, ठीक है। किसी देश का प्रस्ताव वक्र जो होता है उस देश की उत्पादन संभावना वक्र और उसके समुदाय उदासीनता वक्र और उनके विविध अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं से व्युत्पन्न किया जा सकता है जिन कीमतों पर वे दूसरे देश से व्यापार करते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रस्ताव वक्र की बात करेंगे तो सबसे पहले तो यह है कि मार्शल और एजवर्थ ने दिया। अब किस तरीके से प्रस्ताव वक्र बनता है, तो उसके लिए आपका सबसे पहले तो आपका समुदाय उदासीनता वक्र और उत्पादन संभावना वक्र, इन दोनों को आपको मदद लेनी होगी। उसके बाद प्रस्ताव वक्र आपका जो है ड्रॉ होता है, ये एक रेखा गणितीय औजार है। इसके बाद अगला आ जाइए आप, एक आता है व्यापार उदासीनता वक्र। तो देखिए व्यापार उदासीनता वक्र जो है ये भी रेखा गणित से रिलेटेड है, और जो इसे ट्रेड इंडिफरेंस कर्व कहते हैं इंग्लिश में, और इसके जो प्रतिपादन किया वो जेम्स मीड ने विकसित किया। जेम्स मीड इसके प्रतिपादक है व्यापार उदासीनता वक्र के। मीड ने इस तकनीक को ये दिखाने के लिए प्रयोग किया कि व्यापार का उत्पादन और उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उदासीनता वक्र जो है मीड ने क्या बताया इससे, कि जो व्यापार है उसका उत्पादन, पहली बात उन्होंने बताई उत्पादन, और दूसरा है उपभोग। उत्पादन और उपभोग पर व्यापार का क्या असर पड़ता है, ये जेम्स मीड ने अपने व्यापार उदासीनता वक्र के द्वारा बताया। इसके बाद अगला है उत्पादन संभावना वक्र, जो आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो उत्पादन संभावना वक्र जो है वो सैमुअल्सन का है, और उत्पादन संभावना वक्र जो है यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है ये आपका सप्लाई पूर्ति पक्ष, जो सप्लाई पक्ष है आपका उससे रिलेटेड है, ठीक है। और इसी के साथ सामुदायिक उदासीनता वक्र है, एक तो उत्पादन संभावना वक्र है और दूसरा है समुदाय उदासीनता वक्र। जो समुदाय उदासीनता वक्र है, समुदाय इसमें लिखने से रह गया है एक, समुदाय उदासीनता वक्र वो आपका डिमांड पक्ष यानी मांग पक्ष को से संबंधित है। तो और जो आपका प्रस्ताव वक्र था मार्शल और एजवर्थ का, उससे उसके पार्ट हैं ये दोनों, उत्पादन संभावना वक्र और समुदाय उदासीनता वक्र। इन दोनों के बिना आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है आपका पारस्परिक मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। तो देखिए जेएस मिल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, और इन्होंने बताया कि
कोई भी देश, दो देश जब किसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो वे जो उत्पादन है, जो व्यापार करते हैं, तो वो उनकी एक दूसरे की चीज़ों की जो पारस्परिक मांग है उस पर डिपेंड करता है। इन्होंने दो देश और दो वस्तुएं जैसी मान्यताएं ली हैं और दोनों देशों के बीच जो व्यापार संबंधों की तुलनात्मक लागतों वाला नियम है वो इन्होंने अपने इस पारस्परिक मांग सिद्धांत में लागू किया है। और मिल का जो पारस्परिक मांग सिद्धांत है वो आप मार्शल के प्रस्ताव वक्रों द्वारा, मार्शल का जो प्रस्ताव वक्र है उसके द्वारा आप इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो जो पारस्परिक मांग का सिद्धांत है वो मिल का है। इसके बाद अगला है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत। देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधुनिक सिद्धांत है इसको आप सामान्य संतुलन का सिद्धांत भी कह सकते हैं, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी है ये साधन संपन्नता का सिद्धांत भी कहलाता है और साधन अनुपातों का नियम भी कहलाता है। ये सभी नाम जो हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत के हैं और ये हेक्शियर और ओहलिन ने दिया। हेक्शियर ओहलिन ने ये बताया कि जो देश पूंजी जहाँ पर अधिक है तो वो पूंजी गहन वस्तुओं या पूंजी गहन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और जो जहाँ पर श्रम अधिक है वो श्रम गहन तकनीक का इस्तेमाल करेंगे और उसी चीज़ का वो निर्यात करेंगे जिसकी वहाँ पर अधिकता है। तो जो हेक्शियर और ओहलिन है इन्होंने ये सिद्धांत जो है ये दिया है। लेकिन इसी के साथ एक जो है लियोनतीफ का विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है कि क्वेश्चन ऐसे आता है कि जो लियोनतीफ का विरोधाभास है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत या हेक्शियर ओहलिन के सिद्धांत से वो संबंधित है। इन्होंने जो है लियोनतीफ थे, इन्होंने यूएसए की अर्थव्यवस्था पर एक सर्वे किया था या एक रिसर्च की थी जिसमें इन्होंने ये देखा कि यूएसए में है तो पूंजी की अधिकता, लेकिन जो वो निर्यात कर रहा है वो आपका उन चीज़ों का कर रहा है जिसमें श्रम गहन तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। तो ये लियोनतीफ का विरोधाभास भी है और जो संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्शियर ओहलिन सिद्धांत से। दो तीन बातें याद रखनी है, एक तो लियोनतीफ का विरोधाभास हेक्शियर ओहलिन से संबंधित है और दूसरे जो इसके नाम हैं जैसे सामान्य संतुलन का सिद्धांत हो गया, साधन संपन्नता हो गई या साधन अनुपातों का सिद्धांत, ये सारे के सारे हेक्शियर ओहलिन के ही सिद्धांत जो हैं उसके नाम हैं। इसके बाद एक और चीज़ आ जाती है वो है आपका साधन कीमत समानीकरण प्रमेय। साधन कीमत समानीकरण प्रमेय, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ये दिया है आपका सैमुअल्सन ने। तो सैमुअल्सन ने यह स्पष्ट किया कि कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के अंतर्गत वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार से अनिवार्य रूप से पूर्ण साधन कीमत समानीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये सैमुअल्सन से रिलेटेड है। इसके बाद जो आपका आ जाता है स्टॉपलर और सैमुअल्सन प्रमेय। एक प्रमेय यह है, ये क्या है, वास्तविक जो साधन आय है, वास्तविक साधन आय पर वस्तु कीमतों में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय क्या बताता है, ये बताता है कि वास्तविक साधन आय पर वस्तु कीमतों का जो परिवर्तन है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, स्टॉपलर सैमुअल्सन प्रमेय साधनों की वास्तविक आय पर कीमतों में हुए परिवर्तन के प्रभावों की जांच करता है और ये सिद्धांत कहता है कि यदि दो वस्तु अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो जिस वस्तु की कीमत बढ़ी उसके उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले प्रचुर साधन की भी कीमत बढ़ जाएगी और दुर्लभ साधन की कीमत जो है वो घट जाएगी और इसका उल्टा भी होगा। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक और आता है वो है रिपजिन्स्की प्रमेय। ये भी कभी कभार पूछ लिया जाता है। तो ये प्रमेय जो संबंधित है वो है व्यापार पर साधन संपन्नता परिवर्तनों के प्रभाव से। हेक्शियर ओहलिन का सिद्धांत और साधन कीमत समानीकरण सिद्धांत दोनों ही स्थिर साधन संपन्नताओं की मान्यता पर आधारित हैं। और जो रिपजिन्स्की ने अपने 1955 में एक लेख प्रकाशित किया था, उन्होंने बताया कि एक साधन को स्थिर रखकर दूसरे साधन में परिवर्तन करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाली दो वस्तुओं के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो प्रभाव की जांच करते हैं ये रिपजिन्स्की के प्रमेय से संबंधित है। ये कुछ मेन
सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, जिस पर ज़्यादातर क्या बार बार पीजीटी, टीजीटी और एलटी नेट सभी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो इसके मेन पॉइंट्स हो गए, प्रतिपादक और सिद्धांत। ये भी आपको याद करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में सीधे सीधे जो है प्रतिपादक का नाम या उसका जो डेफिनेशन है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन व्यापार सिद्धांतों को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ाएं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी और एलटी तीनों ही भर्तियां आ रही हैं। तो उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।